हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा, पिछली क्लास में हमने ऊर्जा से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जैसे कि आयनन ऊर्जा, पृथक्करण ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही ग्राउंड स्टेट और उत्तेजन स्टेट क्या होती है, एक्साइटेशनल स्टेट क्या होती है, वो भी हमने देखा था। और आज के वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पार्ट को शुरू करने वाले हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रम वर्ड आ रहा है ना, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ये क्या है, ये कौन सी बला है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले ये तो समझ लें कि भैया स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद चलेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन तो पता हो, स्पेक्ट्रम क्या होता है यही नहीं पता, कैसे फिर आगे करेंगे, है ना। देखिए, तो जो स्पेक्ट्रम है कि मान के चलिए कोई प्रकाश है, इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, आप सूरज से कोई प्रकाश आ रहा है, अभी आप कोई भी रूम वगैरह में देख रहे हो तो आप जो लाइट्स, आप सूरज की जो रोशनी आ रही है, किसी लाइट से कोई प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश है, ठीक है ना। कोई प्रकाश आ रहा है, ये इधर कोई प्रकाश का सोर्स है और इधर से कोई, ये है आपका प्रकाश का स्रोत है ना, सोर्स ऑफ लाइट। इस प्रकाश के सोर्स से निकली हुई प्रकाश को अगर हम उसकी अलग अलग वेव, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो प्रकाश है उसमें अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की तरंगे होती है ना। तो ये भी क्या होगा, ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश को अगर हम अलग अलग, इसके अलग अलग वेवलेंथ में तोड़ दें, अलग अलग वेवलेंथ में हम इसको तोड़ दें जिनसे ये बनी हुई है, तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये पूरा, यही क्या, ये जो पैटर्न मिलेगा यही क्या है, इसका स्पेक्ट्रम है, इस लाइट का स्पेक्ट्रम है, इस प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। जैसे कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो उसमें आपने देखा होगा कई बार कि इन्वायरमेंट में एक बहुत सा बड़ा इंद्रधनुष बनता है जिसमें बहुत सारी कलर्स के अलग अलग पट्टियां आपको नजर आती है, तो वो क्या है, स्पेक्ट्रम है। क्योंकि जो प्रकाश है वो जब लाइट्स के छोटे छोटे महीन बूंदों में से गुजरता है तो उसके अपवर्तन के फलस्वरूप वो अपने अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों में टूट जाता है। और जो पैटर्न होता है इन तरंगों के टूटने का, यानी कि जो प्रकाश के टूटने का अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ्स में, ये पैटर्न ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब समझ में आया अच्छे से। मान लो इस प्रकाश को आप यहां से प्रिज्म से गुजार रहे हो तो ये प्रिज्म क्या करेगा, इस प्रकाश को इसके अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स में तोड़ देगा और जो पैटर्न आपको दिखेगा वही स्पेक्ट्रम है। अभी ठीक है, अभी कुछ अच्छे से समझ में आया। चलिए, तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है, समझ में आ गया स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको अपनी देसी भाषा में लिख लेना। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम से कितने प्रकार का होता है। जो स्पेक्ट्रम है बेटा, ये स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है मेनली। पहला है सतत स्पेक्ट्रम यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा है असतत स्पेक्ट्रम यानी कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से क्या मतलब, क्या आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए और डिसकंटिन्यूटी यानी कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो इतना सा ही आइडिया लग रहा है। तो यहां से जो अपन ने प्रकाश गुजारा था और ये अलग अलग इसकी वेवलेंथ की जो तरंगे हैं उसमें टूटा प्रकाश, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ये विबज्योर में टूट गया कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए किससे, प्रिज्म से गुजारने के बाद। अब आपने देखा इधर ये स्पेक्ट्रोमीटर आपने लगा दिया और इस पे आपको रीडिंग मिल रही है कि यहाँ पे कौन सी पट्टी, यहाँ कौन सा रंग, 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 वो सबसे एंड में कौन सा रंग आपको नजर आएगा। ये ऐसा कुछ इसमें आपको दिख रहा है। अब आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है तो मान के चलते हैं यहाँ पे आपको सभी प्रकार की जो वेवलेंथ की लाइट्स हैं ये आपको नजर आ गई। ये वाली वेवलेंथ की लाइट भी यहाँ पे नजर आ गई, ये सारी लाइट्स आपको यहाँ पे नजर आ गई, सारी जो तरंगे हैं वो आपको यहाँ पे मिल गई। यानी कि उनमें एक भी तरंग दैर्ध्य वाली लाइट ऐसी नहीं है जो इस स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं हो। सभी स्पेक्ट्रम में, सभी वेवलेंथ की जो लाइट्स थी इस प्रकाश के अंदर वो सभी यहाँ पे मौजूद है।
तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे, सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे कि इंद्रधनुष, उसमें 7 रंग होते हैं। जैसे कि अगर आप इंद्रधनुष आपने नहीं देखा हो तो आपके पास स्केल तो होती होगी, तो स्केल का जो ऊपर वाला भाग है उसमें से अपनी अपने आंखों के सामने लेके आके देखना, आपको ना कलर्स नजर आएंगे। वो जो 7 रंग है वो आपको नजर आ जाएंगे, 7 रंग आपको नजर आ जाएंगे। तो वो भी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि उसमें प्रकाश के 7 रंग उपस्थित हैं, प्रकाश के सभी तरंगदैर्ध्य उसमें प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस यानी कि सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे, सतत स्पेक्ट्रम। तो सतत स्पेक्ट्रम क्या है? सतत स्पेक्ट्रम क्या है कि ऐसा प्रकाश का स्पेक्ट्रम जिसमें प्रकाश की सभी प्रकार की तरंगदैर्ध्य उपस्थित हो। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम सतत स्पेक्ट्रम कहेंगे। कुछ समझ में आया? पहले पढ़ा, आसान है। अब हम बात कर लेते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में, असतत स्पेक्ट्रम के बारे में। ये चीजें काम में आएंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं क्यों ही पढ़ाता आप लोगों को, है ना। अब हम बात कर लेते हैं असतत स्पेक्ट्रम के बारे में। अब इससे थोड़ा बहुत आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि सतत स्पेक्ट्रम ऐसा है तो असतत स्पेक्ट्रम की शक्ल कैसी होगी, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए आप लोगों को। दूसरा है आपका असतत स्पेक्ट्रम यानी कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मान के चलते हैं इधर से फिर से कोई अपन ने प्रकाश डाला है, ये कोई प्रकाश जा रहा है, इधर अपन ने प्रिज्म लगा दिया, ये अपवर्तित होगा, और ये जो प्रकाश है इसमें जो तरंगदैर्ध्य अलग अलग प्रकार की जो तरंगदैर्ध्य थी इस प्रकाश की, ये सभी अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें जो है वो स्प्लिट हो जाएंगी। स्प्लिट तो होंगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्प्लिट तो होंगी। विबज्योर तो पढ़ा ही होगा सर, 10th क्लास में तो पढ़ा है, 10th में नहीं पढ़ा होगा तो 9th में पढ़ा होगा, या फिर 8th में तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की जो तरंगदैर्ध्य वाले लाइट्स हैं उसमें वो ब्रेक हो गए, टूट गई। अब जब आपने इसको स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये वाली जो प्रकाश की लाइट थी जो कि होनी चाहिए थी, इस प्रकाश की लाइट के अंदर जब हमने इसको प्रिज्म से गुजारा तो आपने देखा कि ये वाली लाइट तो है ही नहीं, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली भी है। अब ये 2 लाइट्स आपको दिखी ही नहीं, ये वाली नहीं दिखी, ये वाली नहीं दिखी। तो यहाँ पर जो ये लाइट्स आपको नहीं दिखी वहां पर आपको एक ब्लैक लाइन दिख गई, यानी कि उसका गैप मिल गया आप लोगों को, है ना। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम असतत स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे, जिसमें सभी प्रकार की तरंगदैर्ध्य उपस्थित ही नहीं है। कुछ तरंगदैर्ध्य हैं जो कि अनुपस्थित हैं, कुछ तरंगदैर्ध्य हैं जो अनुपस्थित है इस प्रकाश में। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम असतत स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप एकदम सिंपल से लिख सकते हो कि यदि प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कुछ तरंगदैर्ध्य अनुपस्थित हो तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम असतत स्पेक्ट्रम कहेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और आना चाहिए, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फटाफट से नोट करो। उसके बाद चलते हैं अपन जो असतत स्पेक्ट्रम है उसके टाइप्स के बारे में। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ओर थोड़ा थोड़ा अग्रसर होंगे, ठीक है, चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं जो आगे बताने वाला हूँ उनमें दोनों चीज़ें काम में आएंगी।
समझ में आ गई? चलिए तो देखिए अब हम असतत स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जी, तो देखिए जो असतत स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, असतत स्पेक्ट्रम, ये दो प्रकार का होता है। पहला है अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। पहला है अवशोषण स्पेक्ट्रम जिसके बारे में हम बात करेंगे और दूसरा है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा पहले अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं, है ना। पहला अपना अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। चलिए मान के चलते हैं ये कोई एक प्रकाश का सोर्स है, ये कोई एक प्रकाश का सोर्स है जहां से कोई प्रकाश निकलने वाला है और इस प्रकाश में सभी प्रकार की प्रकाश की जो वेवलेंथ की तरंगे हैं वो उपस्थित तो होंगी ही होंगी, भाई सीधी सी बात है, होंगी। ये फोटोन है, फोटोन्स जा रहे हैं, इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि फोटोन्स है, फोटोन्स अपन डाल रहे हैं तो फोटोन, हर एक फोटोन में अपनी अपनी तरंगदैर्घ्य होती है ना। तो देखिए इस प्रकाश को हम किसी सैंपल से गुजारेंगे, ठीक है। ये कोई एक सैंपल है, हमने किसी भी सैंपल को ले लिया जिसमें परमाणु होंगे, अणु होंगे, इस प्रकार से, ठीक है। ये एटॉमिक सैंपल है, मान के चलिए परमाणुवी सैंपल है, परमाणुवी सैंपल को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हैं हिंदी में सैंपल को? सैंपल ही लिख लो, परमाणुवी सैंपल, एटॉमिक सैंपल है, ठीक है। जब आप इस प्रकाश को इस एटॉमिक सैंपल से गुजारते हो, ठीक है ना, तो यहां से जो प्रकाश निकलता है, इस प्रकाश को आप क्या करते हो, इधर एक कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से गुजारते हो। अब ये प्रिज्म क्या करेगा, ये जो प्रकाश है इस प्रकाश को भैया इसकी सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य हैं उसके अंदर तोड़ देगा। ये इस प्रिज्म का काम है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। और इस स्पेक्ट्रम को, ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को आप कहां जज करोगे, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रोमीटर, इस स्पेक्ट्रोमीटर पे आप जज करोगे तो आपको कुछ बातें पता चलेंगी। और वो बातें क्या पता चलेंगी कि जो ऐसा सतत स्पेक्ट्रम में हो रहा था कि सभी प्रकार की जो पैटर्न यानी कि तरंगदैर्घ्य वाली लाइट्स है वो नजर आ रही थी, परंतु यहाँ पर तो भैया सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य वाली वेव्स है ही नहीं। जैसे कि मान के चलते हैं ये मिल गई, ये वाली फर्स्ट वाली तो आपको मिली ही नहीं, ये भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिली, मान के चलते हैं, मानने में क्या जा रहा है। और आपको ये वाली मिल गई, ये वाली मिल गई, ये मिल गई और ये मिल गई। तो ये जो रेड कलर से जो लाइंस आ रही है ना, ये तो आपको स्पेक्ट्रम में नजर आ चुकी है, परंतु ये वाली लाइंस आपको नजर नहीं आई। तो ऐसा क्यों हुआ उसको समझना। ये हमने परमाणुवी सैंपल लिया है, इस परमाणुवी सैंपल में क्या है, परमाणु उपस्थित है, कोई भी परमाणु हो सकता है। मान के चलते हैं ये हमने परमाणु की शक्ल बढ़ा ली और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो कि भी अपनी ग्राउंड स्टेट में है। हमने क्या किया, इसको प्रकाश दिया, इसमें से प्रकाश गुजारा। अभी प्रकाश अगर अंदर गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन उससे ऊर्जा लेगा, इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करेगा। बोलो बेटा सर, अवशोषित तो करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा तो क्या ये सभी प्रकार के तरंगदैर्घ्य वाली लाइट्स को अवशोषित कर लेगा? नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट्स उसी को तो ऑब्जर्व करेगा, है ना। क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल तक जाने के लिए किसी एक खास जो वेवलेंथ की लाइट है उसकी नीड है। तो जो इसकी नीड है, जिस लाइट को इसकी नीड, जिस लाइट की नीड है इस इलेक्ट्रॉन को, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो जिसकी नीड नहीं है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा नहीं। तो जिस तरंगदैर्घ्य वाली लाइट की इसको नीड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मान के चलते इसने किसी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाली लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब यहाँ से जो प्रकाश निकला, बाकी जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया है वो तो बाहर निकलेगा ही ना सर, वो तो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से जो कुछ लाइट्स को इसने एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन ने, और उसके बाद ये वापस से बाहर निकल गया सैंपल से। तो हम क्या कर रहे हैं
यहाँ पर इस प्रकाश में और इस प्रकाश में अंतर है। इस प्रकाश में सभी प्रकार की वेवलेंथ वाली तरंगें उपस्थित है, परंतु इस प्रकाश में सभी प्रकार की वेवलेंथ की तरंगें उपस्थित नहीं है, क्योंकि कुछ तरंग दैर्ध्य वाली वेव्स को, लाइट्स को इस इलेक्ट्रॉन ने बीच में पकड़ लिया। अब बीच में पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है। अब जब छोड़ नहीं रहा है तो हम उसको क्या ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते कुछ भी। तो वही रख ले, मैं तो जा रहा हूँ आगे, है ना। तो ये प्रकाश सीधा ऐसा निकल के चला जाएगा। जो इसने छीन लिया वो तो छीन लिया, और जो नहीं छीन पाया वो बाहर निकल गया, बस खत्म बात। तो इस प्रकाश में जब इसमें कुछ भाग ऐसा है जो इसको छीन लिया गया है ना, और जब हम इसको इसमें से गुजारेंगे तो वही तरंग दैर्ध्य अपने को नजर आएंगी जो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से छीन नहीं पाया था। और जो छीन लेगा वो इस यहाँ पे नजर नहीं है। मान के चलते हैं, देखिए ये जो ब्लैक डॉट से मैंने आपको दिखाई है ब्लैक लाइन से, ये ना वो तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश है जिसको इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित कर लिया, जिसको इलेक्ट्रॉन ने छीन लिया। हाँ, समझ आया? हाँ सर, मजा आ गया। और ये जो रेड कलर में जो लाइट्स, रेड कलर्स में जो आपको लाइन्स दिख रही हैं स्पेक्ट्रम में, ये वो प्रकाश है, ये वो तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है जिसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, छीन नहीं पाया। और ये देखो इस ब्लैक वाली को छीन लिया। अब जब छीन लिया तो प्रकाश में उपस्थित नहीं है, तो प्रकाश में उपस्थित नहीं है तो ये दिखेगा भी नहीं। समझ में आ गई? तो ये भी क्या एक डिसकंटिन्यूअस असतत स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की जो तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश है वो नजर ही नहीं आ रही है। बात समझ में आ गई? तो ये तो है आपका प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। ये है आपका परमाणुवीय सैंपल, ये है आपका प्रिज्म, और ये है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ने कुछ तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को, ऊर्जाओं को अवशोषित कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को, ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या है? अवशोषण स्पेक्ट्रम है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। खत्म बात। चलिए फटाफट से नोट करो डायग्राम को, चलते हैं आगे, रफ कर दें, पॉज करो, नोट करो, मजे करो, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा, कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बिल्कुल लगभग सिमिलर सा ही है, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, लगभग बस थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, उसको अपन समझ लेते हैं। पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए कोई एक कौन सा है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। मान के चलते हैं फिर से कोई प्रकाश का स्रोत है, बल्ब है, लट्टू है, जो भी है किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब इस प्रकाश के स्रोत से वही उसी प्रकार से प्रकाश निकलेगा, और इसको अपन फिर से ये जो सैंपल है इसमें से गुजार रहे हैं, लगभग प्रोसेस तो वही रहता है ना। ये है परमाणुवीय सैंपल, डायग्राम वही रहेगा। परमाणुवीय सैंपल को क्या बोलते हैं यार? क्या बोलते हैं? हमारे को नहीं पता, ठीक है, आप सैंपल लिख लो, ठीक है। ये परमाणुवीय सैंपल है, इस सैंपल में से हम इस प्रकाश को गुजार रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था वहां पे पिछले वाले में अवशोषण स्पेक्ट्रम में, कि यहाँ पर परमाणुवीय सैंपल में वही साहब परमाणु उपस्थित होंगे, ये परमाणु उपस्थित होंगे। बढ़िया नहीं बना? बढ़िया बनाते हैं। देखो सर कहोगे सर ये क्या बना रहे हो आप? अच्छा बनाएंगे। ये कोई परमाणु है, बढ़िया बन जाना रे। सर डांट, बच्चे डांटेंगे, सर डांट मेरे को। देखिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होंगे, और इधर से प्रकाश ने डाला है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ अवशोषित किया है प्रकाश को, और अवशोषित करने के बाद ये लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चला गया, हायर ऑर्बिटल में चला गया। तो ये तो था, ये वाला प्रोसेस तो अपना अवशोषण वाला था। अब यहाँ से क्या किया इसने? कुछ लाइट को अवशोषित किया, कुछ ऊर्जा को अवशोषित किया, और उसके बाद ये हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला गया। और मैंने आपको बता रखा है ये कुछ समय के लिए जाएगा, परमानेंट के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी
मेंटेन नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी को वापस से बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर ऑर्बिटल में आएगा। बोलो बोलो, आएगा सर? तो क्या हुआ, कुछ समय बाद में ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 इधर आ गया। मैंने पोजीशन चेंज की है बेसिकली, ठीक है। आप समझ रहे हो सर, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा दिया, ताकि थोड़ा डायग्राम बढ़िया बने, आपको दिखने में अच्छा है, ठीक है। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को घुमा करके यहाँ पे पहुँचा दिया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन है हायर ऊर्जा के साथ है, तो स्टेबिलिटी तो कम होगी। क्या चाहेगा भैया, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाए, फिर से वो उसी स्थान पे आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, और जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो क्या होगा, कुछ समय बाद में इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पे। तो जब ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी चला जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी चला जाए, धीरे धीरे करके आए, एक साथ नहीं आए। तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक गया है, यानी कि ऊर्जा कम हुई है, और ऊर्जा कम हुई है तो ऊर्जा उत्सर्जित भी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है ग्राउंड स्टेट में, जो जिस प्रकार की जिस ऊर्जा को इसने अवशोषित किया है, उस ऊर्जा को वापस से तो निकालेगा सर, निकालेगा। यानी कि जब ये यहाँ से कुछ तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को अवशोषित करेगा, जिन तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को अवशोषित करेगा, उसी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को वापस से इमिट भी करेगा, उसी तरंग वेवलेंथ की रेडिएशंस को ये वापस से इमिट भी करेगा। तो जब ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो कुछ वही रेडिएशंस को इमिट करेगा जिसको इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, उन्हीं रेडिएशंस को इमिट करेगा जो इन्होंने इमिट करेगा जिसने यहाँ से इसको अवशोषित करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम किसका बना रहे हैं, यहाँ से जो रेडिएशंस इमिट हुई है, यहाँ से जो ऊर्जा निकली है, इस ऊर्जा को हम कहाँ गिराएंगे, प्रिज्म पे गिराएंगे। इस बार यहाँ से सीधी निकलने वाली प्रकाश को नहीं गिराएंगे। अब समझ में आया बेटा? चलिए, तो होपफुली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कूदा था ऊपर के ऑर्बिटल्स में, के साथ फसल नहीं करने का, अरे बाबा ये इलेक्ट्रॉन्स, या बाबा कैसा बन गया डायग्राम बाबा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अब भैया वापस से आ रेला है घूम फिर के उसी ऑर्बिटल में। तो उस समय भाई साहब ये क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, रेडिएशंस को उत्सर्जित करेंगे। इस उत्सर्जित रेडिएशंस को अपने को प्रिज्म पे गुजारना। अरे बाबा समझा के नहीं समझा रे बाबा? सर समझ गया। प्रिज्म से गुजार दो तो मना किसने किया? अरे बाबा तुमको, या बाबा गुजार देना रे बाबा। चलिए गुजार रहे हैं अपना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमने गुजार दिया। तो ये जो लाइट्स आएंगी इसका भी तो स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, समझते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से जो स्प्लिटेड लाइंस हैं, वेवलेंथ्स हैं, उसको हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोमीटर पे एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब करने के बाद हमें क्या मिला, तो जो अवशोषण स्पेक्ट्रम में अपने को मिला था पैटर्न स्पेक्ट्रम का, उसका जस्ट अपोजिट ही मिलेगा, उसका जस्ट अपोजिट ही मिलेगा। जो अवशोषण स्पेक्ट्रम में अपने को लाइंस दिख रही थी वो नहीं दिखेंगी, और जो नहीं दिख रही थी वो दिखेंगी, वो दिखेंगी। जैसे कि मान के चलते हैं क्या बनाया था डायग्राम, जो बनाया था ना उसी को आपको बनाना है। मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने कैसा डायग्राम बनाया था। तो मान के चलते हैं ये वाली जो लाइंस हैं वो अवशोषण स्पेक्ट्रम में नहीं दिखी थी, तो इस बार यहाँ पे दिख जाएंगी, इस बार यहाँ पे दिख जाएंगी, और ये वाली भी मान के चलते हैं दिख गई, और ये वाली मान के चलते हैं भैया दिख गई, ये भी दिख गई। और ये वाली लाइंस जो है ये ब्लैक ब्लैक कलर की है, ये ब्लैक ब्लैक कलर की, यानी ये लाइंस जो है वो दिखी ही नहीं। ये तरंग दैर्ध्य वाली जो रेडिएशंस हैं वो इस प्रकाश में उपस्थित ही नहीं है, तो दिखेगी भी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी भैया, उसको समझो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने कुछ ऊर्जा इमिट की, कुछ वेवलेंथ की ऊर्जा इमिट की, और वही ऊर्जा इमिट करेगा जो यहाँ से अवशोषित करेगा। यानी कि उसके पास उत्सर्जित करने के लिए लिमिटेड ऊर्जा वाली तरंग दैर्ध्य है, वही तो है, वही तो। बाकी ज्यादा ये कहाँ से कर देगा, जो अवशोषित करेगा उसी को तो उत्सर्जित करेगा। एकदम सिंपल सा है यार फंडा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया।
अब एक सवाल मन में आता है, तो यह है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, प्रकाश का स्रोत है, प्रिज्म है, स्पेक्ट्रोमीटर है। अब एक बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए दिमाग में कि सर जो स्पेक्ट्रम है वो सभी जो परमाणु सैंपल है सभी के लिए अलग अलग होगा या फिर सेम होगा? तो सभी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सभी की जो ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं हैं वो भी अलग अलग है। वो ऊर्जाएं डिपेंड करती है कि उसका नाभिकीय आवेश कितना है उसके इलेक्ट्रॉन्स पे, है कि नहीं है। तो उनका जो डेल ई है यानी कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ऑर्बिटल्स के बीच में वो कम ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्ब करने की जो वेवलेंथ्स होती है, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे वो भी अलग अलग होती है। तो स्पेक्ट्रम सभी का अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। हाँ, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिनमें इलेक्ट्रॉन समान हो उनके लिए स्पेक्ट्रम सेम होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बातें जो कि आपको समझ में आई होंगी और आनी भी चाहिए, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।